इमेजिन करिए कि आप यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीज देख रहे हैं, ब्लैक होल की इमेज, जिसको पूरे दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने सेलिब्रेट किया। लेकिन फिर एक नोबेल प्राइज विनर आके कहते हैं कि ये इमेज फेक है, ये एआई जनरेटेड है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बताने वाला हूं जिसने पूरी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स कम्युनिटी को दो हिस्से में बांट दिया। कुछ का कहना है कि ये फोटो एकदम रियल है, लेकिन कुछ का कहना है कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो आखिर एक्चुअली में रियलिटी क्या है और एआई का इसमें क्या रोल है? क्या एआई से आई हुई साइंस को हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं? एंड तक आते आते आपको ऐसी बात पता चलने वाली जिससे आप काफी शॉक हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बारे में बात करने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये ब्लैक होल की इमेज कैसे ली जाती है और ये ब्लैक होल होता क्या है। बहुत ही सिंपल शब्द में बताऊं तो ये एक ऐसा कॉस्मिक मॉन्स्टर है जिसकी ग्रेविटी इतनी इमेंस होती है कि इसके आसपास एक ऐसा रीजन होता है जिससे कोई भी चीज वापस बाहर नहीं जा सकती, नॉट इवन लाइट। तो ये जो ब्लैक सा रीजन होता है इसे इवेंट होराइजन बोला जाता है और उसके सेंटर में एक सिंगुलैरिटी नाम की चीज बोली जाती है। अब सिंगुलैरिटी फिजिकली क्या होती है ये तो एक बहुत ही डिबेटेबल चीज है, लेकिन मैथमेटिकली एक अनडिफाइंड चीज होती है। जैसे कि समथिंग अपॉन जीरो, वन डिफाइंड है, तो सिंगुलैरिटी भी कुछ इसी तरीके की चीज होती है, तो इसको ब्लैक होल बोलते हैं। अब ये जो ब्लैक होल होता है, ये ब्लैक होल यूनिवर्स में बहुत सारी जगह प्रेजेंट है। इनफैक्ट हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक बहुत ही सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे बोला जाता है सैजिटेरियस ए स्टार। लेकिन सैजिटेरियस ए स्टार है कैसे, हमको क्यों पता है? क्योंकि उसके हम लोगों ने बहुत सारे ट्रेसेस देखे हुए हैं जिसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी इमेज कैसे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये तो ब्लैक है। किस्मत से इसके आसपास बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिससे बहुत सारी लाइट निकलती है, इसे हम लोग कहते हैं एक्रीशन डिस्क। अब एक्रीशन डिस्क की मदद से हम लोग ब्लैक होल की इमेज ले सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये जो फोटॉन्स हमारे पास आएंगी, यानी कि जो लाइट आएगी, विजिबल रेंज में तो हमारे पास कोई लाइट आएगी नहीं, तो हम लोगों को रेडियो वेवलेंथ में जाना पड़ेगा इस ब्लैक होल की इमेजिंग करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि रेडियो वेवलेंथ हम लोग देख नहीं सकते। और एक और चीज, अगर रेडियो वेवलेंथ पे भी हमको रिलाय करना पड़े तो हम लोगों को बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा। जब कैलकुलेशन की गई तो पता है कितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए था? अर्थ के साइज के बराबर। अब सीधी सी बात है, ये तो इम्पॉसिबल है, अर्थ के जितना बड़ा हम लोग टेलीस्कोप कैसे बनाएंगे? लेकिन फिजिसिस्ट भी बहुत ही क्लेवर है, तो उन्होंने क्या किया, अर्थ के डिफरेंट पार्ट में जो अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज है उनका यूज किया और अर्थ के रोटेशन का यूज किया। अब ये जो ब्लैक होल से जो लाइट आ रही है इसको अलग अलग ऑब्जर्वेटरी अलग अलग टाइम पे कैप्चर कर रहे हैं और इंटरफेरोमेट्री नाम के जो प्रोसेस होता है उसकी मदद से ये सारे डेटा को अलाइन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये भी आ जाती है क्योंकि सब जगह ये ऑब्जर्वेटरी नहीं है, तो बीच में गैप्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसको फिल करने का भी बहुत ही क्लेवर तरीका है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है और जो रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है। और इस मदद से पहला M87 नाम का जो सुपरमैसिव ब्लैक होल उसकी इमेज ली गई थी और फिर बाद में 2022 में सैजिटेरियस ए स्टार यानी कि हमारा जो मिल्की वे का ब्लैक होल है उसकी इमेज ली गई थी। अब ये जो मेथड है बहुत ही हाईली क्लेवर है और ये अपने में एक बहुत बड़ी फीट है कि कैसे फिजिसिस्ट ने अपना दिमाग लगा के इतनी दूर की चीज की फोटो ले पा रहे हैं। लेकिन अब बात रही कंट्रोवर्सी की। ये कंट्रोवर्सी क्या है कि ये ब्लैक होल की इमेज फेक है। पहली चीज तो मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पर जो फेक इमेज की बात चल रही है वो इस इमेज की बात नहीं चल रही है जो कि 2022 में ली गई थी, बल्कि किसी और इमेज की बात चल रही है। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि 2024 से 25 के बीच में माइकल यानसन नाम के एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने और उनकी टीम ने क्या किया कि बहुत सारा ऐसा डेटा था जो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने लिया था। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, जिसको EHT बोला जाता है, बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ब्लैक होल की इमेजिंग ली थी। तो ये जो अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज है इस पूरे कोलैबोरेशन को EHT बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि EHT ने जो डेटा लिया था जो यूज नहीं कर रहे थे उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि वो काफी नॉइजी था। उस डेटा को लिया और AI का यूज किया उस नॉइज को फिल्टर करने के लिए और उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। और जब उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली तो उनको काफी डिटेल इमेज मिली और बहुत ही शॉकिंग चीज मिली अबाउट आवर सेंट्रल ब्लैक होल। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि कोई भी ब्लैक होल की जो रोटेशनल स्पीड होती है जो मैक्सिमम हो सकती है, हमारा जो मिल्की वे का ब्लैक होल है वो 80 to 90% उसकी स्पीड अचीव कर ले रहा है। दूसरा, ये जो ब्लैक होल का जो एक्सिस है उसका फेस अर्थ की तरफ है, इस वजह से ये इमेज कुछ इस तरीके की दिख रही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो जेट्स आते हैं, जेट्स बेसिकली क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल के आसपास एक्रीशन डिस्क होती है। अब ये जो ढेर सारा हाई एनर्जेटिक मैटर होता है, कई बार क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाता है और ट्रैप होने की वजह से ब्लैक होल से एकदम इमिट निकलता है। क्योंकि ये जेट की तरह निकलता है तो इसे जेट्स बोला जाता है।
तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारे पास ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो रेडिएशन आ रहा है, वो जेट्स की मदद से नहीं आ रहा है बल्कि उसके नॉर्मल एक्रीशन डिस्क से आ रहा है। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो माइकल यानसन और उनकी टीम ने पता किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये चीज उन्होंने पता की एआई की मदद से, और यहां पर आते हैं वो नोबेल लॉरिएट जिन्होंने इस फाइंडिंग को क्वेश्चन किया। अब दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बात तो साफ है कि एआई का रोल आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई बैकबोन बन चुका है और एआई के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यूएस में आ रही हैं। तो अगर आप टेक एक्सपर्ट है, कंटेंट क्रिएटर है, एंटरप्रेन्योर है, तो यूएस में जाना आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है और उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है माइग्रेटर। माइग्रेटर बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री कंसल्टेशन में बताता है कि आपका प्रोफाइल ग्रीन कार्ड या फिर टैलेंट वीजा के लिए एलिजिबल है या नहीं है। बेस्ट पार्ट यह है कि उनके साइड से कोई फेक दावा नहीं होता है। अगर आप एलिजिबल हो रहे होते हैं तो वो बता देते हैं, नहीं एलिजिबल हो रहे हो तो वो भी बता देते हैं। और अगर एक बार वो आपका केस लेता है तो रिजल्ट गारंटीड है। मान लीजिए आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो सारे पैसे वापस भी हो जाएंगे। साथ ही साथ इनके जितने भी अटॉर्नीज हैं वो यूएस लाइसेंस्ड है और 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो वो जो भी आपका वीजा का केस बनाएंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे। तो अगर आप यूएस जाना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल फील्ड में तो माइग्रेटर आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है अपने वीजा को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके बारे में डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे मिल जाएगी। अब वीडियो पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, मैंने बताया कि एक नोबेल लॉरिएट थे जिन्होंने इस फाइंडिंग को क्वेश्चन किया था। इनका नाम है राइनहार्ड गेंजल। राइनहार्ड गेंजल को एंड्रिया गेस के साथ 2020 में नोबेल प्राइज मिला था ब्लैक होल के ऊपर। बेसिकली इन्होंने ऐसी टेक्निक्स बनाई थी जिसकी मदद से वो ऑब्जर्व कर सकते थे कि आसपास जो स्टार्स है वो जो ब्लैक होल के पास मूव कर रहे हैं वो किस तरीके से मूव करने चाहिए। इन्होंने जो टेक्निक्स बनाई थी वो हमारी थ्योरी के साथ कैलकुलेशन में काफी हेल्प आई, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो देखा जाए तो ब्लैक होल फिजिक्स में ये काफी ज्यादा रेप्यूटेड आदमी है और इन्होंने ये बोला कि ये जो एआई की इमेज आई है ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। और उनके मेनली पॉइंट ये था कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। उन्होंने ये बोला कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने जो डेटा डिस्कार्ड कर दिया था जिसमें बहुत ज्यादा नॉइस था, इन्होंने वही सारा डेटा यूज करके ये इमेज बनाई है। तो वो डेटा ही खराब था, तो डेटा खराब था तो खराब रिजल्ट आएगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला उनका पहला आर्गुमेंट था। दूसरी प्रॉब्लम उनको थी एआई के ब्लैक बॉक्स की। ब्लैक बॉक्स ये होता है कि बेसिकली एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्या कंप्यूटेशन परफॉर्म हो रहा है, क्या क्या टेक्निक्स यूज हो रही है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि ये इतना कियोटिक और इतने सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है तो एआई ने क्या एक्चुअली में किया है वो एक ब्लैक बॉक्स बन के रह गया है। तो हमको ये नहीं पता कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली कैसे आ रहा है। और तीसरा उन्होंने जो बताया था वो सिमुलेशन बायस बताया था। अब माइकल यानसन की टीम ने क्या किया था कि 9,62,000 जो सिमुलेटेड ब्लैक होल्स है उनके बेसिस पे अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया था। अब न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन उन्होंने सिमुलेशन के बेसिस पे किया। तो यहाँ पर राइनर ये कहते हैं कि ये कोई रियल डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं है, ये हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की उसके हिसाब से हम लोगों ने हमारे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया, जिसकी वजह से जो आउटपुट रिजल्ट आया वो बायस्ड हो सकता है। यानी कि हम लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किसी मॉडल को ट्रेन किया जिसकी मदद से हम लोगों ने रियल डेटा पे कोई इमेज बताई है। तो इन अ वे उनका ये आर्गुमेंट है कि हमारी कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बायस हो सकता है, उसकी वजह से ये जो इमेज है उसकी इमेज के रिजल्ट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यानी कि ये जो 3 फाइंडिंग हम लोगों ने डिस्कस की थी, इन 3 फाइंडिंग में पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा राइनर का कहना है। अब दोस्तों, ये जो कंट्रोवर्सी है ये देखा जाए तो और डीपर लेवल पे जा सकती है कि हम लोग एआई पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या एआई सही में इतना रिलायबल है। अब आर्गुमेंट में ये भी बोला गया है कि जो एआई मॉडल बनाया गया था वो इस हिसाब से बनाया गया था कि वो नॉइस को एलिमिनेट कर ले, जिसकी वजह से ये जो इमेज है रिलायबल है। साथ ही साथ क्योंकि मिलियंस ऑफ सिमुलेशंस यहाँ पर यूज हुए तो उससे ट्रेनिंग रोबस्ट है और इसकी मदद से जो प्रीवियसली अनस्टेबल डेटा था उससे नई फाइंडिंग मिल सकती है। अच्छा, तो उससे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसी फाइंडिंग के ऊपर क्वेश्चन किया गया है। 2019 में भी मकाते मियोशी ने भी ऐसा ही किया था। जो M87 की इमेज आई थी उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया था और मियोशी की टीम ने सजिटेरियस ए स्टार के डेटा को जब रीएनालाइज किया तो उनको थोड़ा अलग रिजल्ट मिल रहा था। उनका ये कहना है कि जो हम लोगों को 80 to 90% ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल रोटेशनल स्पीड मिल रही है ब्लैक होल की, उनको ये केवल 60% मिली। इसके अलावा उनको जो डिस्क है वो थोड़ी इलॉन्गेटेड मिली। इसका मतलब है कि सेम ही ब्लैक होल के लिए उनको अलग रिजल्ट मिल रहे हैं। तो यहां पर एक डिबेटेबल चीज आ चुकी है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि क्या ईएचटी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो मैं ये सारे कंफ्यूजन पहले तो आपके दिमाग से निकालना चाहता हूं। देखिए, ईएचटी का जो डेटा रहता है वो पब्लिकली अवेलेबल रहता है, यानी कि कोई भी उस डेटा को यूज कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी यूज करेगा, कहीं पर कोई भी बायस आने के चांसेस होते हैं, लेकिन उस चीज को बार बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डेटा हमेशा पब्लिकली अवेलेबल है, यानी कि ईएचटी की रिलायबिलिटी काफी ज्यादा है।
इसके अलावा ये पीयर रिव्यू प्रोसेस से गुजरता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक साइंटिफिक ग्रुप ने एक रिजल्ट निकाला और उसको पब्लिश कर दिया गया। अलग अलग जगह से ये चीज पीयर रिव्यू की जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये जो डिबेट चल रही है, इससे साइंस का सेल्फ करेक्टिंग नेचर बाहर आता है। इससे ये पता चलता है कि साइंस में हम लोग किसी फाइंडिंग को एब्सोल्यूट ट्रुथ मान के नहीं चलते हैं, बल्कि इससे ये पता चलता है कि साइंस एक सेल्फ इवॉल्विंग चीज है। तो इससे साइंस में आपका ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। इनफैक्ट माइकल यानसन, जिनकी इमेज के ऊपर ये सारी डिबेट चल रही है, वो खुद इस चीज को लेकर काफी पॉजिटिव है। उनका कहना है, आई सी आवर AI अप्रोच प्राइमरली एज अ फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वी विल इंप्रूव एंड एक्सटेंड द मॉडल। बेसिकली वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये तो पहला स्टेप है, इसको धीरे धीरे और इंप्रूव किया जाएगा। तो अगर गलतियां आ सकती हैं तो वो लोग उसको हैप्पीली रिकॉग्नाइज करेंगे। अब दोस्तों, इससे एक चीज तो पता चलती है कि AI एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन वो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ सही कर देगा। बहुत सारी चीजें जो AI के यूज में ध्यान देनी चाहिए। अब इससे ये भी पता चलता है कि एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है, AI का यूज करते टाइम उनको काफी कॉशियस रहना पड़ता है कि यहाँ पर किसी तरह का बायस ना आ जाए। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग AI को यूज ना करें। अब AI का कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, ये एक ऐसी चीज है जो अभी भी इवॉल्व हो रही है। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन दोस्तों, एक चीज मुझे इससे पता चली कि जब ये माइकल यानसन की जो इमेज आई थी और मीडिया में ऐसे ऐसे आर्टिकल आ गए थे कि AI क्रैक द ब्लैक होल कोड और बहुत सारी अलग अलग बातें आई थी, एकदम मीडिया के हाइप पे बिलीव नहीं कर लेना है। क्योंकि मीडिया पे जैसे कोई इमेज आएगी तो उसके फेवर में बहुत बड़ा चढ़ा के बता देंगे और फिर कभी उसके अगेंस्ट में ही बता देंगे। लेकिन हमको ये देखना है कि उस पर जो काम करे साइंटिस्ट, उनका क्या कहना है। इसलिए हमेशा चीजों को थोड़ा अच्छे से देखने की जरूरत है। और अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि ये जो इमेज आई है ये सही है या गलत है। इसके ऊपर एक बहुत ही हेल्दी डिबेट चल रही है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। दोस्तों, वीडियो एंड करने से पहले मैं करण, अमित और केशव को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया मेरे पिछली वीडियो में। आपके ऐसे ही सपोर्ट की वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है और हेल्प होती है वीडियोस की अच्छी क्वालिटी बनाने में, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। आई होप आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।